छोटा मोटा केस भी होता है तो उसमें वो दो चीज मैंडेटरी है जिसको इंक्लूड करती हैं। एक तो ये कि उनके साथ जबरदस्ती किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गया, उनको गलत तरीके से मोलेस्ट किया गया और एक गहना चोरी कर लिया। कि 53% के आसपास जो मामले हैं वो सब के सब झूठे हैं। खुद महिला आयोग ने रिपोर्ट दिया था। अगर आपको लग रहा है कि आपको फंसाया गया और आपके पास पूरा का पूरा सबूत है तो आप वापस अपनी कार्रवाई वहां से शुरू कर सकते हैं। इतना आसान भी नहीं है कि एक ऐसे आप समाज में रह रहे हैं जहां अपने आप को इस तरीके के मामलों से डिफेंड कर पाएं, आप लड़ पाएं, क्योंकि समाज पहले से ही प्री एज्यूम कर लेता है बहुत सारी चीज़ें। और इसके पीछे ना मतलब मुझे लगता है बहुत हद तक न्यूज़ पोर्टल, मतलब जो अखबार हैं, जो न्यूज़ है, वो बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार भी है। मतलब 50% टाइम्स मेन गलत होते हैं, बट वो जो 50% टाइम्स जब मेन गलत नहीं होते हैं, वहाँ अगर ये न्यूज़पेपर का असर जजेस पे पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा लूपहोल है हमारे मीडिया, हमारे जुडिशरी सिस्टम में। इन जनरल जो होता है कि इसमें समझौते में पुलिस दोनों पक्षों का सुनती है, दोनों पक्षों से अपना जेब भरती है, समझौता हो जाता है। इसीलिए दोनों पक्ष को सोचना चाहिए। किसी का अपना करियर बहुत पीक पे चल रहा है, उस बीच में उस पर आरोप लग गया, उसके बाद वो जेल चला गया, उसका सारा करियर खत्म हो गया। अब वो जितना साल जेल में रहा, वो समझिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और अगर मान लीजिए कि वो जेल से जब बाहर आता है, बाहर से आने के बाद अगर वो नक्सली गिरोह में शामिल हो जाता है, या फिर खुद कोई अपना एक गिरोह बना लेता है बहुत सारा, जो बाद में खुद को नुकसान पहुंचा, बाद में सुसाइड कर ले, या फिर कोई नक्सली गिरोह में शामिल हो जाए, या फिर अपना कोई गिरोह बना ले, बाद में वो लोग समाज को क्षति पहुंचाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके बारे में सोचना पड़ेगा हम लोगों को। कि अगर मोहित के ऊपर आरोप लगा, माफी मांगना चाहिए। अगर मोहित के ऊपर आरोप आज कोई एक लगा रहा है तो मीडिया ने तो हेडलाइन चला दिया कि इस गांव का निवासी मोहित के ऊपर रेप का आरोप लग गया। उसके बाद से जब अगर कोर्ट हमसे बाइज्जत बरी किया, तब तो न्यूज़पेपर वाला नहीं छापा हेडलाइन में कि मोहित को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। फिर हमारी इज्जत कहाँ गया? तो हमारी मीडिया को खासतौर पर इसके ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलना मना है के छठे एपिसोड में। आज का हमारा मुद्दा है फॉल्स रेप एक्यूजेशंस, मतलब झूठे रेप के आरोप। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम इस वीडियो के माध्यम से किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनकी वजह से इस मुद्दे के बारे में बात करना जरूरी है। हमारा आज का एपिसोड हाल ही में हुए अमन बैसला के केस से प्रेरित है। हम इस मुद्दे के बारे में आगे बात करें उससे पहले मैं टेबल पे बैठे सभी लोगों से आपको परिचित करा देना चाहती हूँ। मोहित, सृष्टि और अमन को आप अक्सर हमारे एपिसोड में देखते हैं। आज हमारे साथ है प्रत्यक्षा, जो MBA स्टूडेंट हैं। यहाँ बैठे हैं अंबुज, जो एक पत्रकार हैं और जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। और आज हमारे साथ बैठे हैं जनता जंक्शन के सबसे अहम सदस्य अंकित। तो चलिए अब सृष्टि, आप हमें अमन बैसला के केस के बारे में अच्छे से समझा दीजिए। तो अमन बैसला एक बिजनेसमैन थे और उनकी एक दोस्त थी नेहा जिंदल नाम की। तो वो दोनों मिलके एक होटल इंडस्ट्री साथ में स्टार्ट किए पहले, और फिर नेहा जिंदल अचानक से गायब हो गई। और फिर जब अमन बैसला का अच्छे से काम नहीं चलने लगा तो उन्होंने बात की नेहा जिंदल से कि क्यों, मतलब वो जाना चाह रही। उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर एक नया फीलिंग्स अभी गाना आया है जो कि बहुत पॉपुलर है, उसमें सुमित गोस्वामी काम करते हैं। तो उस गाने में नेहा जिंदल को अमन बैसला ने देखा, तो सुमित गोस्वामी से उन्होंने पूछा, तो फिर उन्हें पता चला कि जो नेहा जिंदल है वो सुमित गोस्वामी के साथ काम कर रही है और उन्हें महीने का 50-60 हज़ार रुपये मिलता है। तो अमन बैसला कॉन्टैक्ट खत्म कर लिए पूरी तरह से उनसे। फिर अमन बैसला अपनी जिंदगी में लग गए, अपने होटल इंडस्ट्री में। फिर एक दिन नेहा जिंदल ने उन्हें कॉल किया और उनसे पैसे मांगे कुछ जरूरी काम के लिए। अमन बैसला ने दे दिया, करीबन 2.5 लाख रुपए मांगे, अमन बैसला ने दे दिया। उसके बाद नेहा जिंदल फिर एक बार कॉल की और उन्होंने फिर पैसा मांगा सुमित गोस्वामी, जिनके साथ वो वीडियो में काम की थी, उनके पिता के लिए। उनका कहना था कि उनके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जिसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। तो अमन बैसला ने पहले तो देने से इनकार किया, बट फिर जब नेहा जिंदल रोने लगी तो अमन बैसला ने दे दिया। और सिक्योरिटी के तौर पे अमन बैसला ने सुमित गोस्वामी का आधार कार्ड भी मांगा, आप उनके इंस्टा वीडियो में देख सकते हैं। तो फिर जब अमन बैसला पैसा मांगने वापस गए तो सुमित गोस्वामी ने सबसे पहले तो मना कर दिया, काफ़ी गाली गलौज किया। और फिर नेहा जिंदल ने उन्हें बोला कि वो उस पर फॉल्स रेप केस का चार्ज लगा देंगे। ये सब बोल दिया और फिर बहुत मेंटल टॉर्चर करते थे, पैसा लेते थे और ये भी बार बार ये चीज़ का जिक्र करते थे कि फॉल्स रेप केस मैं लगा दूंगी, जिसके कारण अमन बैसला ने सुसाइड कर लिया अभी हाल फिलहाल ही, अपना वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड करके। अभी हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं कि अमन बैसला के साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने किया, मतलब उसके पीछे उसका क्या दोष है।
लेकिन हाँ, एक प्रत्यक्ष जांच की तो ज़रूरत है ही। प्रत्यक्ष जांच हो ताकि पता चल सके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है फॉल्स रेप एक्यूजेशन का। ये आमतौर पे मतलब होता ही रहता है, जैसे कि गांव घर के इलाकों में बहुत आम है इस तरीके से कि अगर कोई महिला केस करने जाती है तो छोटा मोटा केस भी होता है, तो उसमें वो 2 चीज़ मैंडेटरी है जिसको इंक्लूड करती हैं। एक तो ये कि उनके साथ ज़बरदस्ती किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गया, उनको गलत तरीके से मोलेस्ट किया गया और एक गहना चोरी कर लिया। तो इससे क्या होता है कि मतलब मान लेते हैं कि वो इंसान दोषी नहीं है और वो बच भी जाता है, लेकिन एक बदले की भावना में जो उस पर केस किया गया है उससे उसका आर्थिक नुकसान भी होता है, पैसे खर्च होते हैं, कोर्ट जाना होता है। उसके साथ साथ उसका एक प्रतिष्ठा का हनन भी होता है, जो कि जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग इस पर बात करें। और इस पर बात करने के लिए एक और सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूं, कल का ये अपडेट है कि अमन फैसला के लिए जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं अमित बढ़ाना, उन्होंने कल अपने यूट्यूब पे डाला है, स्टोरी में डाला है कि मैं चाहता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। पूरा शब्दशः नहीं बता रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही था। और हैशटैग जस्टिस फॉर अमन फैसला। तो हम लोग को इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ क्या है क्या नहीं, ये कोर्ट का काम है, जांच एजेंसियों का काम है कि क्या हुआ क्या नहीं, इस पे जांच करना। लेकिन हम लोग इस पे आज डिस्कस करेंगे कि मतलब क्यों ज़रूरी है फॉल्स रेप के आरोपों को समझना, उसके नेचर को समझना और किस तरीके से हम लोग इस पर डील करेंगे। अंबुज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या है ना, समाज में लोगों को लगता है कि अगर वो रेप का केस अगर लगा देंगे किसी भी घटना में तो उनका केस स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा उनका मानना होता है। तो ऐसा बहुत दफ़ा हम लोग देखते हैं। हम लोग अगर जैसा आपने कहा कि ग्रामीण इलाकों से, वहाँ से ही हम लोग बात करें अगर, तो जब क्या होता है ना कि आपसी विवाद की भी, कोई भी विवाद हो, जमीनी विवाद हो या फिर कोई भी आपसी मसला हो, इस पे जब बहुत विवाद खड़ा हो जाता है, हाथापाई की नौबत आ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उसमें परिवार की महिलाओं को आगे कर देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि चलो इनके ऊपर ना जो लड़ाई हुई ठीक है, इनके साथ में एक रेप का चार्ज लगा दो, उससे क्या हो जाएगा, हमारा केस स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इसका तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो बिल्कुल गलत नुकसान हो जाता है जिसके ऊपर वो लगाया जाता है। इससे सिर्फ उसका ही नुकसान नहीं होता है, आप समाज में रह रहे हैं उसका भी नुकसान होता है। एक सामाजिक दायित्व जो है आपका, वो भी हनन होता है, जबकि आपको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, वो आपके परिवार के लोग हैं। इस चीज़ से आप एक मिनट को मान लीजिए कि आप उसके ऊपर वो आरोप लगा देंगे, लेकिन कल जब आप एक जगह होंगे, क्योंकि रहना सबको समाज में है, तो फिर उस जिसके ऊपर वो रेप लगाया गया है, वो चार्ज लगाया गया है, उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। अमन, आपने अपने पत्रकारिता के एक्सपीरियंस में ऐसे कोई केसेस देखे हैं? जहाँ तक बात है ना कि फेक रेप का चार्ज लगाने का, तो ये बहुत कॉमन है ये सब बातें। और इतना कॉमन है कि हमको केस बताने के लिए किसी दूसरे जगह का उदाहरण नहीं देना पड़ेगा। मेरे खुद पर्सनल घर का एक ज़मीनी विवाद था, जिसमें हुआ ये था कि हम लोग मतलब किसी ज़मीनी विवाद में लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो जो हम लोग का ज़मीन हड़पना चाह रहा था, उसने क्या किया कि ज़बरदस्ती जो उसकी मतलब उस घर की जो महिला थी, वो अपनी बेटी को लेकर थाना पहुंच गए। थाना पहुंचने के बाद वो लोग कपड़ा वपड़ा फाड़ लिए। कपड़ा फाड़ के उसके बाद वो लोग थे इस प्लान में कि इसके पूरे परिवार को रेप केस में एकदम अंदर ही कर देंगे, एकदम पूरे। हम लोग के घर से बाद में फिर गए वहाँ पे, तो फिर उनको बाद में समझा बुझा के फिर उनको मतलब लौटाया गया। नहीं तो आज समझिए कि मतलब अगर फेक रेप केस लग जाता तो हम लोग का पूरा जीवन बर्बाद था। हम लोग के घर के पिताजी, चाचा, भाई सब जेल में रहते अभी। ये इसलिए भी मतलब थोड़ा जानकारी के अभाव के कारण भी ऐसा होता है। महिलाओं को लगता है कि अगर रेप का केस कर दिए तो पूरे तरीके से इंसान ख़त्म हो जाएगा। क्यों? और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर एक महिला केस करती है आप पे तो ये बहुत कष्टदायक हो सकता है, आपको बहुत कष्ट दे सकता है। हालांकि लॉ के सामने एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो सब लोग एक हैं। लेकिन एक मानसिकता बन गई है, एक धारणा बन गई है, जिसको तोड़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है। महिलाओं को भी समझना चाहिए कि उनका भी एक तरीके से अगर ये केस झूठा हो जाता है तो उनके भी इज्जत पे आती है बात, समाज में उनके भी इज्जत का हनन होता है। अगले बार से आप लोग को लोग सीरियसली लेना बंद कर देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे गांव घर के जो थाना होता है उसमें एक चौकीदार होता है, तो उसका काम ये होता है, दरोगा तो बाहर से आया है, तो चौकीदार का काम ये होता है कि उस थाना के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनके बारे में उनको पता होता है, किसका घर है, इसके माँ बाप कौन है
और इसका क्या नेचर है, इसलिए वो हर जगह होता है और वो वहीं का होता है, वहीं आसपास का ही होता है, जिसको सब नॉलेज होता है। तो अगर आपने एक बार ऐसा किया और हो सकता है कि अगले बार फिर आपके साथ ऐसा हो, तो लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। मोहित, अब आप हमारे सामने कुछ ऐसे आंकड़े बताइए जिससे हम ये समझ पाए कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। जी, मैं आपको सबसे पहले दिल्ली में एक 2013-14 में एक सर्वे किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लगभग आधे से ज़्यादा रेप केस फॉल्स होते हैं, और बीबीसी में बाकायदा जो ये सर्वे था प्रकाशित हुआ था, और उसमें लिखा गया था साफ साफ कि ये केवल और केवल जो पुरुष होता है उसे पैसे ऐंठने के लिए किया जाता है, आधे से ज़्यादा। इसका मैं बता दूं कि 2013 में दिल्ली में जितने बलात्कार के मामले दर्ज हुए उसमें से 25% केवल ऐसे थे जिसमें ये आरोप लगा था कि पुरुष ने शादी का वादा किया है और उसके बाद से वादा तोड़ दिया है। तो इस टाइप का मतलब आरोप लगाया गया था। और इसके बाद से इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2012 के पहले जब आप देखेंगे तो ऐसे आंकड़े बहुत कम आते थे। आप कह सकते हैं कि रेप के आंकड़े ही बहुत कम थे, मतलब रेप के ज़्यादा जो होते थे, जो रेप के जो केस वो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होते थे। लेकिन 2012 में दिल्ली में जो निर्भया वाला जो कांड हुआ था उसके बाद से अचानक से इसमें उछाल आया, और उसी के बाद 2013-14 में खुद महिला आयोग की रिपोर्ट थी 2013-14 में दिल्ली में कि आधे प्रतिशत 53% के आसपास उसका आंकड़ा था टोटल, कि 53% के आसपास जो मामले हैं वो सब के सब झूठे हैं। खुद महिला आयोग ने रिपोर्ट दिया था। तो आप इससे एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसके बाद से मैं आगे, अभी वीडियो में अभी बहुत समय है, मैं आगे जरूर मेंशन करूंगा। ऐसे गिरोह हैं एक दो, जो कि एक दो नहीं बहुत हैं देश में, एक दो पकड़े गए हैं जो कि केवल पैसा लूटने के नाम पर, उनका अलग अलग रेट फिक्स है कि अगर पास्को एक्ट हम लगाएंगे तो इतना रुपया रेट फिक्स है, अगर हम किसी नाबालिग को फंसाएंगे, नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में फंसाएंगे तो उसका इतना रेट तय है कि हमें 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए। और ऐसा काम करने के लिए वो एक अच्छे घर से लड़के को ढूंढते हैं कि हाँ ये लड़का अच्छे घर का है, इतना रुपया दे सकता है, और उसके बाद से उस पर जानबूझकर आरोप लगाया जाता है। और ये पूरा का पूरा गिरोह है जो हर एक जगह सक्रिय है, कई जगह पकड़े भी गए। तो आगे मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा। अभी मोहित ने एक्ट्स के बारे में बात की, तो चलिए हम प्रत्यक्षा से समझते हैं कि रेप को लेकर हमारे देश में क्या क्या कानून है। तो अगर देखा जाए रेप के केसेस में और बाकी दूसरे क्रिमिनल केसेस में जिसके ऊपर जो अक्यूज्ड होता है उसको लॉ हमारी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी समझती है। हालांकि रेप के केसेस में गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट कहती है। सो बेसिकली हम ये देखें कि अगर हमारे लॉ के अकॉर्डिंग किसी के ऊपर रेप का केस लगता है और अगर वो उसने रेप नहीं किया है तो बेसिकली ही इज़ गिल्टी। अगर इवन तो जैसा इन्होंने कहा कि पैसे ऐंठने के लिए करते हैं लोग। सो अगर मान लीजिए एक बिजनेसमैन के ऊपर किसी औरत ने रेप का केस लगाया है, उनके बीच में एक कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन रहा है, एंड दैट इज इनफ फॉर द कोर्ट टू अंडरस्टैंड कि ये इसने रेप किया है, इवन दो अगर वो कंसेंशुअल है। सो ये आप एक बार कंसेंशुअल का मतलब कंसेंशुअल हुआ कि जब दोनों लोगों के मर्जी के साथ कोई सेक्सुअल एक्ट या कोई भी इनफैक्ट कुछ भी एक्ट दो पार्टीज के मर्जी के साथ होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो कंसेंशुअल है। तो बेसिकली यही हुआ इससे प्रूफ कि हमारा जो लॉ है वो मर्दों को उतना साथ नहीं देता है बेसिकली, जिसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है मेरे ख्याल से। आपने जब कंसेंसुअल कहा तो मेरे पास एक केस है, उसका ध्यान आया हमको। एक केस है गुड़गांव का, मतलब आज से करीब शायद 3-4 साल, कंफर्म नहीं है, 3-4 साल पहले का केस है। एक महिला थी, उसका किसी बिजनेसमैन के साथ अच्छा अफेयर हो गया। अफेयर मतलब पहले दोस्ती हुआ, वो महिला मतलब अपने पति से डाइवोर्स लेकर किसी पीजी में रह रही थी गुड़गांव में। तो उसके बाद हुआ है कि उसका एक बिजनेसमैन के साथ उसका अच्छा दोस्ती हो गया। दोस्ती होने के बाद फिर वो धीरे धीरे फिजिकल रिलेशनशिप में भी आए, बहुत बार उनके बीच में सेक्स हुआ। उसके बाद हुआ कि उस महिला ने हनी ट्रैपिंग के जरिए मतलब उससे पैसा ऐंठना चाहा। उसको कहा कि तुम्हारे पास मतलब तुम्हारा कुछ प्राइवेट पिक्चर मेरे पास है और अगर तुम हमको 40 लाख रुपया नहीं देते हो तो हम उसको प्राइवेट पब्लिक कर देंगे, उसके बाद तुम पे केस भी करेंगे। उसके बाद हुआ कि वो बिजनेसमैन सदर थाने में गया। सदर थाने में जाने के बाद जब सारा बात वो पुलिस को बताया तो पुलिस ने मतलब उसके विरोध में एक जाल बुन दिया, उस महिला के विरोध में। पुलिस ने कहा कि आप उस महिला को किसी अनजान जगह पर बुलाइए और कहिए कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे तो मेरा पिक्चर डिलीट कर दो। फिर पुलिस ने बाकायदा वहाँ पर CCTV कैमरा भी लगा दिया
और जब वो महिला आई पैसा लेने के लिए तो पैसा लेते वक्त उसको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में फिर उसको जेल भेजा गया और उस बिजनेसमैन को छोड़ दिया गया। ये जो केस है, शायद इन्हीं सब केसों के कारण दिल्ली की एक अदालत ने 2015 में अपने जजमेंट में कहा था कि बलात्कार के जो झूठे आरोप हैं इनके लिए अब समय आ गया है कि पुरुषों के लिए एक कानून बनाया जाए कि पुरुष उससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे थे। उसने अपने जजमेंट में साफ तौर पर कहा कि पुरुषों की सुरक्षा और उनकी प्रतिष्ठा बहाल किए जाने के लिए कानून बनाया जाए, क्योंकि हर कोई सिर्फ महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए ही संघर्ष कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार प्रतिष्ठा चली जाती है तो वापस नहीं आती है। मुझे लगता है जैसे कि जैसे हम लोग बात करें कि लॉ बनाने की जरूरत है, तो लॉ क्या बनेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि लॉ बने तो बने क्या बने, या फिर तो बनेगा तो फिर कितना जल्दी उसका पालन हो पाएगा, इसको भी सुनिश्चित करना अभी पड़ेगा। तो डिफेमेशन का केस है हमारे पास। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि महिलाओं का जो कानून है, और जरूरी भी है, जिसको बहुत कड़ा बनाया गया, जरूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बीच का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मर्दों के लिए कोई कानून बनाए तो फिर उसी तरीके का बात हो जाएगा कि मर्द भी उसमें फिर मिसयूज करेंगे। महिलाएं, अगर कुछ महिलाएं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, बहुत कुछ महिलाएं, बहुत चंद जो उंगलियों पे गिनी जाए, वो अगर इसका गलत इस्तेमाल करती हैं, तो अगर मर्दों के लिए कानून बनता है तो मर्द उसका गलत उपयोग करेंगे। तो हमें लगता है इसका बीच का रास्ता, जैसे डिफेमेशन का, धोखाधड़ी का केस मर्द करते हैं, अगर किसी के साथ होता है तो वो केस करते हैं, तो इसमें भी वो इस तरीके का केस करते हैं अगर महिला गिल्टी प्रूव हो जाती है तो। जैसे अमन बता रहे थे, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, वो महिला पकड़ी गई। तो इस तरीके के कुछ एक कानून मतलब दिया जाए कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें, कुछ दिन का समय दिया जाए। जैसे उस पर केस हुआ तो जब तक महिला सतर्क ना हो जाए, उससे पहले ही उसको पकड़ने के लिए अपने व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं हम, जिससे कि इस केस में कमी लाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक और कानून बना करके एक और जटिल चीज अपने लॉ में जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये फिर बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाएगा। अधिकार महिला को भी मिलेगा, अधिकार पुरुष को भी मिलेगा। गलत महिला के साथ भी हो रहा है, कहीं कहीं गलत पुरुष के साथ भी हो रहा है। जी, इस पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि हाँ, कोई अलग लॉ अगर बनता है तो वो फिर से मिसयूज़ हो सकता है। मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को हमारे पुलिस कर्मियों को और थोड़ा लाइक फाइनेंशियल एड देना चाहिए, जिससे वो ये जैसे सीसीटीवी वाला जो उन्होंने ये किया, ऐसा कुछ वो कर सके और कर सके, जिससे कि ना ही सिर्फ पुरुषों बल्कि महिलाओं दोनों ही केस में ऐसे हेल्प हो सके, सो दैट पता चल सके कि असलियत क्या है। क्योंकि यहाँ पे यही होता है, कहीं ना कहीं महिला या तो मैसेज कर रही है या फिर कुछ ये कर रही है, इवन पुरुष मैसेज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जिससे ये होता है कि ब्लैकमेल करने के लिए या कुछ, इससे पता चले कि आकर भी अगर वो ये कर रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा हो या कुछ भी ऐसा बंदोबस्त किया जा सके। अंकित और प्रत्यक्षा ने हमें ये बताया कि क्या क्या नियम लाए जाने चाहिए। अंबुज, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिलहाल हमारे पास क्या नियम है। आईपीसी के धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार को लेकर कई सख्त कानून बनाए गए हैं। तो लेकिन अब जैसे हमारा टॉपिक डिस्कशन में ये है कि झूठे आरोप लग जाएं तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि 3 स्थिति पैदा होती है। एक तो पहला, जब आपके ऊपर केस लग गया तो उस पे है कि पहले अरेस्ट होने से पहले आप क्या कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपके ऊपर चार्जशीट फाइल हो गई तब आप क्या करेंगे। और तीसरा है कि चलिए आपके ऊपर चार्जशीट फाइल भी हो गई और आप किसी तरह बरी हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं कि अरेस्ट होने से पहले क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो आरोपी है वो अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। उस याचिका दायर करेंगे तो उसको जो है पुलिस कस्टडी से वो उसको बचने में मदद सहूलियत मिलेगी। और दूसरा है चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या कर सकते हैं। तो इस स्थिति में वहां पे आपके पास 2 मुद्दे आ जाते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 482 के अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खारिज करने के लिए जो आरोपी है वो एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक। और इससे उसको क्या होगा ना कि उसको लगता है क्या कि अगर उस समय के अंदर कि अगर वो कोर्ट के पास अपना सबूत जुटा सकता है और कोर्ट को लगता है कि हाँ इसके सबूत वैलिड हैं, इसको इस जगह से वापस बरी करने के लिए, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास जो सबूत हैं आप उसको इकट्ठा कीजिए। और दूसरा ये है कि जब इनसे भी आपका मामला नहीं सुलझता है, कोर्ट में जाकर रिट याचिका दायर कर सकते हैं।
तो इसका एक फायदा ये होगा कि अगर आपको कहीं कहीं लगता है, और होता भी है ऐसा, कभी कभी पुलिस संलिप्त हो जाती है इन चीजों में, जैसे आपने बताया चौकीदार वाली बात, अगर चौकीदार अगर उस आरोपी के तरफ से उसके खिलाफ अगर बोलने लगे, कई ऐसे मामले हैं, मैं मतलब उसको आपको बताना चाहूँ कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस इंक्लूडेड है, उसमें इंडल्ज है, तो बाद में जाके उन पे साबित भी हुआ है और उनको सजा भी दिया जा चुका है। ये मतलब इसमें आप 182 का भी जिक्र करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, तो उसके बारे में बताइए आप। अब तीसरा होता है कि बरी होने के बाद क्या कर सकते हैं। तो इसका दो पहलू, एक सामाजिक पहलू है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले इस पहलू पे पहुंचते हैं कि हमारे आईपीसी में क्या क्या इसका प्रावधान है। आईपीसी की धारा 211 के अंतर्गत आप अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगे, फिर भी आपके ऊपर वो केस चला, आप बरी होके आते हैं, तो अब आपके पास मौका है कि आप वापस केस कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा यह है कि आईपीसी की धारा 182 के अंतर्गत आपको लगता है कि आपको फंसाया गया है झूठा, जिसकी बात आप कर रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि आपको फंसाया गया और आपके पास पूरा का पूरा सबूत है, तो आप वापस अपनी कार्रवाई वहां से शुरू कर सकते हैं। और तीसरा जो कि काफी पॉपुलर है 499 और 500 कि मानहानि का केस, कि आपके साथ, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि आप उसके थ्रू आपका मेंटल टॉर्चर हो जाता है, आपकी नौकरी चली जाती है, आपका समाज में एक अलग सा जो बात कर रहे थे हम पहलू बदल जाता है, लोग आपको एक हीन निगाह से देखने लगते हैं बस आपके ऊपर, जबकि सिद्ध हुआ नहीं है आज तक। फिर भी अगर आपके ऊपर वो चार्ज लग जाता है तो आपके लिए वो जीना बहुत दुश्वार हो जाता है उसी समाज में। तो ये सब है जिसको आप ध्यान में रखकर इस पर बातें कर सकते हैं, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद को नहीं डिफेंड करेंगे अगर आपके ऊपर गलत आरोप लग रहे हैं, तो फिर कोई अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं तो आपके लिए कौन लड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है। इतना आसान भी नहीं है कि एक ऐसे आप समाज में रह रहे हैं जहां अपने आप को इस तरीके के मामलों से डिफेंड कर पाएं, आप लड़ पाएं, क्योंकि समाज पहले से ही प्री एज्यूम कर लेता है बहुत सारी चीज़ें, और इसके पीछे ना मतलब मुझे लगता है बहुत हद तक न्यूज़ पोर्टल, मतलब जो अखबार हैं, जो न्यूज़ है, वो बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार भी है। जैसे मतलब क्या होता है कि ये पहले ही एक मूड कोर्ट बना लेते हैं अपने यहाँ, हाँ तय कर लेते हैं एक निष्कर्ष पे। कोर्ट इतना दिन लगाता है किसी चीज़ के नतीजे पे पहुंचने में, लेकिन इन्हें टाइम नहीं लगता है कि क्या कर दिया जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है जो प्रत्यक्षा भी शायद बताएंगी बाद में, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे अक्यूज्ड और एलिज्ड के बारे में। तो ये दो शब्द है, इन शब्दों के साथ खेल दिया जाता है। जैसे मतलब और क्या क्या है, जैसे यूज कर लिया जाता है शब्द मॉन्स्टर, मतलब जब भी रेप का कोई केस आता है, मैं अंग्रेजी अखबारों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक शब्द यूज किया जाता है मॉन्स्टर, मतलब कि दरिंदा, दरिंदा नहीं उसको दैत्य। तो आप सोचिए कि एक मॉन्स्टर कहने से मतलब उसका जो वजन है उस हेडलाइन का क्या बढ़ जाता है। वो एक तरीके से लगता है कि ये मतलब रेयर है ही नहीं, रेयरेस्ट है। ये आपको ये फील दिलवाता है, ये दिस केस इज रेयरेस्ट। अगर आप इस केस को रेयरेस्ट बता रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले ही जजमेंट दे रहे हैं। अभी तो कोर्ट जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, आप इतना धारा बताए, इतने धाराओं के बाद एक जजमेंट के पहुंचेंगे। तो ये सब चीज होता है कि जैसे एक हेडलाइन है, मतलब मैं देख रहा था तो वहां आया, अंकल टर्न्स मॉन्स्टर, रेप 18 मंथ ओल्ड बेबी, थ्रो हर इन ए फार्मलैंड। तो ये क्या है क्या नहीं है इस पे डिस्कस नहीं करना हम लोग को, लेकिन इनके इस हेडलाइन पे डिस्कस करना है। हम लोग सीधे लिख सकते हैं ना टाइटल में, मैन अक्यूज्ड ऑफ रेप, अक्यूज्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, एलिज्ड ऑफ रेप, मतलब उसको एक तरीके से कहते हैं दोषी है। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि एक और हेडलाइन हो सकता है, जैसे हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो हम लोग को पता है कैसे क्या हो सकता है, क्या सही है, और कहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम पिन कर दें तो लोग उसको देखेंगे। जैसे आप लोग बहुत देखते हो, कोई भी कुछ भी होता है, जैसे आईपीएल चल रहा है अभी, तो आईपीएल में लोग लिख देते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के मतलब ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है जानिए, ड्रेसिंग रूम में दिखी एक लड़की, तो उससे क्लिकबेट बढ़ता है। तो हम लोग को पता है कि उस क्लिकबेट से हमको फ़ायदा उठाना है, तो यहीं पे मिसगाइड होते हैं लोग। जैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, सर्वाइवर रिपोर्टेड दैट शी हैज़ बीन रेप्ड। तो हम लोग को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव होने चाहिए। हमें अपने एथिक्स को नहीं भूलना चाहिए, और इसीलिए मैं जानबूझकर ये उठा रहा हूँ, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं।
हाँ, तो जहाँ ये अक्यूज्ड और अलेजेड वाली बात है और जो न्यूज़पेपर वाली बात है, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे लॉ मेकर्स और जो हमारे लॉ के कीपर्स हैं, मतलब जो लॉ को संभालते हैं, मतलब हमारे जजेस, या सो ऐसा होता है कि जब वो भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो हमारे लॉ में जब वो लोग डिसीजन लेते हैं, 2 तरीका होता है डिसीजन को लेने का। एक सीधा लॉ का जो पहले हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रेफर करें और उसके अकॉर्डिंग आप एक डिसीजन लें। दूसरा, जब आपको दिख रहा है, इवन कभी-कभी ऐसा होता है कोई एविडेंस नहीं है, पर फिर भी जो जजेस होते हैं वो ऐसा जजमेंट देते हैं जिसमें कि जो महिला होती है उसके साइड से ऐसा हो चुका है पहले। तो जब न्यूज़पेपर्स अगर खुद बिना जज के जजमेंट दिए से पहले अगर वो ऐसी चीज़ें अगर वो छाप रहे हैं जो जजेस भी पढ़ रहे हैं, उनका डिसीजन भी इससे इन्फ्लुएंस होता है। और बहुत बार जहाँ मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत बार, इनफैक्ट ज़्यादातर बार, मतलब 50% टाइम्स मेन गलत होते हैं, बट वो जो 50% टाइम्स जब मेन गलत नहीं होते हैं, वहाँ अगर ये न्यूज़पेपर का असर जजेस पे पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा लूपहोल है हमारे मीडिया, हमारे जुडिशरी सिस्टम में। अच्छा, मैं बस एक ऐसा केस बता रहा हूँ जिससे आप लोग समझ लीजिए कि मतलब लोग रेप का जो आरोप है लगाना कितना आसान समझ लिए हैं कि किसी भी मुद्दे पर हम रेप का आरोप लगा देंगे। पीलीभीत की घटना है, उत्तर प्रदेश की। एक 9 साल की लड़की घास काटने गई थी। कब का खबर है ये भी बताइए। एक खबर 13 जुलाई 2020 का है, मतलब इसी साल का है, जुलाई महीने का है, 2-3 महीने पहले का है, और 2020 का है। और घास काटने वो 9 साल की बच्ची गई थी। तो गांव में होता है कि घास काटने में कोई अगर हमारे घर के सामने से काट रहा है, हमारे घर भी गाय भैंस है, मवेशी है, तो हम मना कर देते हैं कि नहीं, ना काटो इसे, हम काटेंगे, हमारे घर भी खिलाना है। तो ऐसे ही किसी ने उस बच्ची को मना कर दिया, वहां से फटकार के भगा दिया कि ना, नहीं काटो। वो बच्ची रोती हुई अपनी माँ के पास गई और उसकी माँ ने थाने में जाके दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। थाने में जाके FIR दर्ज करवाया, उसमें कहा कि दुष्कर्म किया गया है 9 साल की बच्ची के साथ। बाद में पुलिस ने जांच किया, जांच के बाद से फिर फैसला आया कि नहीं, ये झूठा आरोप है। उसके बाद से फिर थाने में समझौता हुआ, फिर उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। तो बस यही बताना चाह रहा था कि लोग कितनी मतलब समझौता में क्या होता है वो थोड़ा बता दीजिए। समझौता में क्या होता है, अब देखिए, अब यहाँ पे खुल के हमें ऊपर बात करना होगा। क्या होता है, पुलिस का तो जेब भर जाता है, जनरल पुलिस का जेब भर जाता है। इन जनरल जो होता है कि इसमें समझौते में पुलिस दोनों पक्षों का सुनती है, दोनों पक्षों से अपना जेब भरती है, समझौता हो जाता है। इसीलिए दोनों पक्ष को सोचना चाहिए। अब जो आरोप लगा रहा है कि हम झूठा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान है, जिस पे लग रहा है उसका तो आर्थिक नुकसान है ही। अब इसके बाद से हमने इसके पहले जिक्र किया था कि एक गिरोह के बारे में, ये मामला भी उत्तर प्रदेश का ही है, उत्तर प्रदेश के मथुरा का है, ज्यादा पुराना नहीं है, 8 मई 2018 का है। एक पूरा का पूरा गिरोह पकड़ा गया था, जो गिरोह केवल आरोप लगा के अच्छे घरों से लड़कों के ऊपर आरोप लगाता था और उनसे पैसे ऐंठता था। उसका बाकायदा अमर उजाला में रिपोर्ट छपा था, उसमें बाकायदा उनका रेट लिखा गया था। लिखा गया है कि पास्को एक्ट का आरोप लगाने की कीमत 20,000, इसके बाद से दुष्कर्म में फंसवाने के लिए मिलेंगे 15,000। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, मैं आप लोग सबकी राय इस पे जानना चाहती हूँ। रेप का आरोप लगाना बहुत आसान है। अगर कोई इंसान इनोसेंट है, उसके लिए अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना इतना ज्यादा गिल्टी क्यों है? इसमें हमारे जुडिशरी सिस्टम का क्या रोल है? मैं बस यही समझना चाहती हूँ आप लोगों से जनरली कि अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना बिना किसी क्राइम के इतना डिफिकल्ट क्यों है इस एक मामले में? देखिए क्या होता है कि मैं कुछ 2-4 एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसलिए मुश्किल है कि एक लड़का और एक लड़की या तो इंटर कास्ट हैं या इंटर स्टेट हैं, मतलब 2 राज्य के अलग अलग, दिल्ली में 2 लड़के रहते हैं, एक लड़का और एक लड़की, एक पंजाब का एक बिहार का है, तो दोनों में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगे, बहुत सारा मतलब होगा ऐसा कि जो उन लोगों में समान नहीं होगा। कास्ट में भी ऐसा होता है। तो क्या होता है, ये दोनों तो ठीक से रह रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों ठीक से रह रहे हैं जब, लेकिन माता पिता को पता चल रहा है तो लड़की प्रेशर में आके या तो झूठ बोल रही है और केस अपने उसके माता पिता के मर्जी के हिसाब से ये केस लगा रही है कि इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी किया, रेप किया, हमको मोलेस्ट किया, इस तरीके से। तो अगर मानिए कि अगर हम दोनों साथ में हैं, तो हम दोनों अगर आप कह रही हैं कि आपने मतलब गलत किया मेरे साथ और हम दोनों के बीच की ही बात है, तो पुलिस को तो ये सुनना पड़ेगा ना, कोर्ट को तो ये सुनना पड़ेगा ना। और यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि हम अपने आप को प्रूव कर सकें कि हम ऐसे नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे केस हुए, जैसे कि एक केस था कि पिछले साल ही आर्य समाज में शादी हुई।
और एक अपर कास्ट लड़के का और एक लोअर कास्ट लड़की का। तो शादी भी हो गया, दोनों रह रहे हैं, मतलब 8-9 महीने रह रहे हैं, 8-9 महीने साथ में रहे। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब लड़की के पिता ने और चाचा ने जबरदस्ती मतलब उनको कहा कि नहीं, ये इंटर कास्ट मैरिज है और हम इसको अप्रूव नहीं करते हैं, तुमको हमारे साथ चलना है। और लड़की दबाव में आके लड़के पे केस कर दी। लड़के पे केस कर दी मतलब कि लड़के पे, लड़के के भाई पे, लड़के के जीजा पे कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया हमारे साथ। तो इससे मतलब एक तरफा नुकसान नहीं है, दोनों तरफ का नुकसान है। पहला नुकसान तो लड़का जेल में गया और लड़की भी कंसेंसुअल थी उसके साथ, वो उससे प्यार में थी, चाहे जो भी थी, वो एक रिश्ते में थी, तो उसका वैल्यू पता है। और उसने दबाव में आकर के मतलब उस पर केस कर दिया। तो अगर केस कर दिया तो वो भी फ्यूचर में अवसादग्रस्त हो सकती है। उसको भी हो सकता है कि मेरे गलत डिसीजन के कारण किसी एक की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और एक ज़िंदगी के साथ एक ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, उसके साथ पूरे फैमिली का ज़िंदगी बर्बाद होता है, उसके माता पिता, रिश्तेदारों का फैमिली का बर्बाद होता है, उनका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है वो खतरे में आ जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है और इसी के कारण मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को दोष मुक्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक केस है मेरे पास, जब आपने कहा कि खुद रहती है रिलेशनशिप में, बाद में आरोप लगा देती है। एक मुंबई के पालघर का हमला है। एक महिला का शादी हो चुका था, वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत दिन तक रिलेशनशिप चला, उसके बाद जब उसके घर वालों को ये बात पता चला तो उसने क्या किया कि खुद बचने के लिए अपने परिवार वालों को ये कहानी सुना दिया कि उसने मेरा रेप कर दिया। उसके बाद परिवार वालों ने मतलब उस पर फोर्स किया कि तुम रेप का केस करो, या फिर फोर्स क्या, मतलब जब हम ही झूठा कहानी सुना दिया, मेरे साथ गलत हुआ, तो परिवार वाले ऑब्वियस कहेंगे कि तुम केस कर दो। तो केस हो गया। केस होने के बाद क्या हुआ कि बाकायदा ये केस मुंबई हाईकोर्ट तक गया। मुंबई हाईकोर्ट में क्या हुआ कि मुंबई हाईकोर्ट जाने के बाद लड़की एक अर्जी दे दी, बोले कि हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोला क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट को लड़की, हाईकोर्ट को लड़की बताई कि मतलब मेरे परिवार वालों ने ज़बरदस्ती ये केस करवा दिया है। उसके बाद मुंबई हाईकोर्ट ने उस लड़की को बोला कि आप 25,000 रुपया मुंबई पुलिस वेलफेयर फंड में जमा करवाइए, उसके बाद ही आपका ये केस जो है वापस होगा। अगर आप ये जमा नहीं करवाते हैं तो उसके बाद जो लड़का है उस पर जो केस चल रहा है वो चलता ही रहेगा। बाद में उसको पैसा जमा कराना पड़ा और फिर वो केस वापस हो गया। क्या है ना कि हम लोग ये सब को डिस्कस करने के बाद ये जरूर एक बार सोचना चाहिए हम लोगों को। हम लोग क्या करते हैं ना, समाज में एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। हम लोगों ने ये मान लिया है कि हम लोग झूठे आरोप में किसी को फंसा देंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस वजह से सामने वाले को कितना भुगतना पड़ सकता है, इसका आप एक बार बस सोच कर देखिए कि कितना मुश्किल हो जाता है। जैसा ये कह रहे थे कि हम लोग, जैसे इसका भी सवाल था कि कैसे हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप जबकि झूठे हैं, आपको पता है कि ये झूठ आरोप है, और लेकिन आपको उस प्रोसेस से निकलने के लिए, खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए आपको कितने सारे स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो ये कम किया जा सकता है। मतलब कम क्या, इसको अगर आप एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखिए, अपने मूल्यों के आधार पर भी देखिए, तो कहीं ना कहीं जिस चीज का विवाद जो है उसको वहीं पे सुलझा देना चाहिए। उसमें झूठ मूठ के ऐसे आरोप नहीं लगा देने चाहिए जिनसे कि सामने वाला पूरी तरह बर्बाद हो जाए। और एक झूठ मूठ में आरोप में ये भी एक केस है, पिछले साल अक्टूबर का ही कहानी है, ज़्यादा पुराना नहीं है। एक औरत थी, वो अमेजोन से सामान मंगवाती है। सामान मंगवाने के बाद क्या होता है कि उसको अपने सामान का रिप्लेसमेंट करवाना होता है। तो वो एक एजेंट को फ़ोन करती है, अमेजोन एजेंट को। तो वो अमेजोन एजेंट जो है उससे उसका कहासुनी हो जाता है। कुछ अपना कंपनी का प्राइवेसी पॉलिसी होता है, उसके हिसाब से सामान रिप्लेस होता है। तो उसके वजह से उसके साथ उसका बहस हो जाता है। तो बहस होने के बाद क्या करती है वो महिला कि वो उस पर केस कर देती है, रेप का, झूठा रेप केस कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि जब केस चलता है तो उस एजेंट को उठवा लिया जाता है, पुलिस उठा लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उस महिला को बुलाया जाता है कि आप आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए थाना में। तो वो महिला जाती ही नहीं है थाना। उसको बहुत बार बुलाया गया कि आप आइए, आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन वो महिला कभी थाना गई ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में फिर एक वो अर्जी दायर करती है कि हमको अपना केस वापस लेना है। तो पुलिस पूछा क्यों, तो फिर बोलते हैं कि हम ये आरोप लगाए नहीं, मेरे बहन ने ये केस किया है, इसलिए हम उसको वापस करवाना चाहते हैं। बहुत सारा ऐसा केस है जो बाद में मतलब झूठ लगा के उसका सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचा के बाद में उसको वापस कर लिया जाता है। लगता है कि सब चीज़ फिर वैसे ही हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। कभी कभी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भी इवन लगाया जाता है ऐसे आरोप। जैसे एक मैंने केस पढ़ा था जिसमें एक परिवार ने एक इंसान पे केस लगाया था क्योंकि उसने उनकी बेटी से शादी करने के लिए प्रॉमिस किया था, वादा किया था, और उसके बाद किसी वजह से उसने शादी तोड़ दी। तो
का जो सोचना था वो ये था कि अगर हम रेप का केस लगाएंगे तो ये इंसान डर कर हमारी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये तो गलत है, लड़के के साथ भी ये उसकी मर्जी है, वो शादी करना चाहे या नहीं चाहे। तो ऐसी इस तरीके से भी प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी मिसयूज किया जाता है कानून को। लेकिन ये तो दूसरा चीज हुआ। अगर मान लीजिए कि अगर उस पर आरोप लगाना है उस पे कि शादी से वो हाँ तो धोखाधड़ी का आरोप लगा सकती है। लेकिन हाँ, एक दबाव बनाने के लिए जो इसका दुरुपयोग है। ऐसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चाहे वो कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हो, अगर वो प्रूव नहीं होता है, जब तक प्रूव नहीं हो जाता है उसके पहले वह निर्दोष है। उसके पहले वो अपने आप को मान सकता है कि मैं निर्दोष हूँ, और सबको मानना भी है कि वो निर्दोष है। लेकिन हमारे यहाँ ये सबसे ज्यादा मीडिया का ये मतलब ऐसा प्रभाव है कि अभी एक आरोप लगता है कि उसे सिद्ध कर दिया जाता है कि नहीं है, आरोपी है। अच्छा, आप लोगों में से किसी को लगता है कि रेप के लिए और इस मामले में जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें कोई लूप होल्स हैं? हाँ, एक डाउन टू अर्थ में एक रिपोर्ट छपा था। उसका मैं मतलब 4-5 लाइन पढ़ लूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ लूप होल्स है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सजा की दर 2012 में 49% थी, जो पिछले साल घटकर 27.1% हो गई है। द हिंदू अखबार की जांच के मुताबिक दिल्ली के जिन 40% मामलों में फैसला आया, जजों ने कहा कि सेक्स सहमति से हुआ था, और ज्यादातर मामलों में महिला के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत उस व्यक्ति के खिलाफ होती है जिसके साथ उनकी बेटी भाग गई हो। रिपोर्ट कहती है कि 25% ऐसे मामले हैं जिनमें मर्द सगाई के बाद या फिर शादी का वादा करने के बाद मुकर जाते हैं। तो सबसे बड़ा लूपहोल्स तो यही है, और ये स्टेटमेंट ही आपको समझाने के लिए काफ़ी है। और हम माइक अमन को देते हैं। ये बहुत सारा लूपहोल्स है इसमें सबसे बड़ा ये है कि बाद में इस टाइप का जब आरोप लगता है, बहुत सारा ऐसा केस है जिसमें कि 10-10 साल तक, 7-7 साल तक वो आरोपी जेल में रहा है, उसको छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने बाद में माफ़ी भी नहीं मांगा। होता यह है कि फॉल्स रेप केस लगता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। 7 साल 10 साल के बाद कोई एविडेंस नहीं मिलता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव सबसे ये होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी का अपना करियर बहुत पीक पे चल रहा है, उस बीच में उस पर आरोप लग गया, उसके बाद वो जेल चला गया, उसका सारा करियर खत्म हो गया। अब वो जितना साल जेल में रहा, वो समझिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और अगर मान लीजिए कि वो जेल से जब बाहर आता है, बाहर से आने के बाद अगर वो नक्सली गिरोह में शामिल हो जाता है, या फिर खुद कोई अपना एक गिरोह बना लेता है बहुत सारा, जो बाद में खुद को नुकसान पहुंचा, बाद में सुसाइड कर ले, या फिर कोई नक्सली गिरोह में शामिल हो जाए, या फिर अपना कोई गिरोह बना ले, बाद में वो लोग समाज को क्षति पहुंचाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके बारे में सोचना पड़ेगा हम लोगों को। अब हम इस वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं, और मैं हर बार की तरह सबसे उनके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेने वाली हूँ। मैं अपने स्टेटमेंट में आपको ये बता देती हूँ कि 2018 के एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से कोर्ट में अभी 88.7 रेप केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, जिनमें से कन्विक्शन रेट 27.2% की है। करीब 1,40,000 केसेस ऐसे हैं जिनका ट्रायल हो ही नहीं पा रहा है। 17,000 के आसपास के केसेस के ट्रायल कंप्लीट हुए हैं, और जिन केसेस को अभी ट्रायल के लिए जाना है वो 1,55,000 से ज्यादा है। मैं आपको ये आंकड़ा इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हम फॉल्स रेप के मामले दर्ज कराते रहेंगे तो जिन तक ये न्याय पहुंचना चाहिए उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। फॉल्स रेप केसेस के नीचे जो असली मामले हैं, जिनमें सच में न्याय की जरूरत है, वो सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, न्यायालय के सामने आएंगे ही नहीं। और अगर आए तो शायद इतनी देर हो चुकी होगी कि न्याय पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं होगा। और कभी कभी तो केसेस उस हद तक पहुंच जाते हैं कि जिसे न्याय चाहिए था वो इस दुनिया में ही नहीं होता, और जिसे सजा मिलनी चाहिए थी वो कानून की पकड़ से इतना दूर जा चुका होता है कि उस केस की कोई जरूरत ही नहीं होती। हर सिक्के का 2 पहलू होता है। अगर फॉल्स रेप केस से एक मर्द को भी परेशानी होता है तो एक औरत को भी होता है। जैसे आप निर्भया का केस ले लीजिए, उसको 9 साल क्यों लगा मिलने में? क्योंकि फॉल्स रेप केस इतना बढ़ रहा है कि जजेस डिसाइड ही नहीं कर पा रही, खुद एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि ये सच है या झूठ है। उसके साथ इतना गलत हुआ बट फिर भी इतना टाइम लगा, क्यों? क्योंकि फॉल्स रेप केस भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो इससे दोनों को उतना ही झेलना पड़ता है। अगर फॉल्स रेप केस बढ़ता चला जाएगा तो जैसे निर्भया तो चली गई, उसको न्याय भी इतने साल बाद मिला, और जो नाबालिग था वो तो अभी बच ही गया, उसको भी सजा नहीं मिला। तो अगर ये फॉल्स रेप केस नहीं रुकेगा तो जो असली में जिनके साथ हो रहा है उनको भी वो झेलना पड़ेगा। एक रिपोर्ट है कि
डोमेस्टिक वायलेंस के 99.1% केस दर्ज नहीं होते। तो हमारे लिए कंसर्न ये होना चाहिए। तो हम लोग को चाहिए कि महिलाओं को हम सशक्त करें कि उनके खिलाफ आवाज़, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए वो आवाज़ उठाएं, ना कि इन तरीके के फॉल्स रेप केस। आप अगर किसी भी एक समझौते के तहत अलग हो सकते हैं, आप दोनों में समन्वय नहीं बैठ रहा है तो आप लोग बात कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। मतलब पुलिस को भी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए कि एक काउंसलिंग की टीम हो जो इन लोगों को काउंसलिंग करके बताए अगर वो रेप केस सही है तो उसको आगे बढ़ाए, और अगर वो गलत है तो उसको खारिज करे, क्योंकि इससे दोनों का नुकसान है। आपका भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा। और मैं जोर दे के इस बात पे कहता हूँ कि हमें ज़रूरत है कि वो जो 99.1% महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनका ये दर बहुत कम जाए और लोग कंप्लेन करें। अगर लोग कंप्लेन करेंगे, अगर महिलाएं इस बारे में कंप्लेन करेंगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें कमी आएगी। तो हम लोग को इस ओर ध्यान देना है और फॉल्स रेप केस को कम करने के लिए काउंसलिंग वाली व्यवस्था हम लोग को अख्तियार करना चाहिए। मेरे पास दो फीडबैक है, एक है सिस्टम के लिए और दूसरा है कि जो समाज में गिरोह है या फिर कोई उस टाइप की महिला है, कुछ महिलाएं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ फैमिली हैं, कुछ गिरोह है जो इस तरह का बात कर रहा है। पहला सिस्टम के लिए यही फीडबैक रहेगा कि किसी पर अगर आरोप लगता है तो उसको सिद्ध करना या फिर उसको सजा देना ये पूरे आपके हाथ में है। इसलिए आप उस चीज़ को सुनिश्चित करिए कि आप कितना जल्दी उस आरोपी को दोषी साबित कर देते हैं अगर वो दोषी है, और अगर निर्दोष है तो आप उसको निर्दोष साबित कर देते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम में ये होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी होता ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हर मामले में दिया ही नहीं जाता है। उस मामले को मतलब ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो सबसे पहले उस मामले को जल्दी से जल्दी जांच करना चाहिए। और दूसरा उस गिरोह के लिए है या फिर उस महिला के लिए है, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस तरह का जो काम कर रहे हैं उससे बचिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जिसके साथ कुछ कर रही हैं गलत, उसका जो बैकग्राउंड है उसको कितना नुकसान हो रहा है, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। या फिर मान लीजिए आप किसी पर झूठा रेप केस कर दे रहे हैं, उसका क्या सामाजिक जो उसका प्रतिष्ठा है वो क्या है, उसके बैकग्राउंड में उसका परिवार उसके लिए क्या है। हो सकता है कि आप जो रेप केस कर रही हैं उस उम्र की उनकी कोई बेटी हो तो कैसा लगेगा उनको। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बचिए, अनुरोध रहेगा। मैं भी सिर्फ दो बात कहूँगा कि एक तो क्या है ना कि किसी को ना तुरंत परसेप्शन नहीं बना लेना चाहिए, चाहे वो हमारे नज़दीक के थानेदार हों या फिर हमारे वो पुलिस हैं जिसके पास ये जा रहा है या कोर्ट है, कोई भी, किसी को भी, समाज में भी किसी को भी परसेप्शन जल्दी जल्दी नहीं बना लेना चाहिए। जो हम ट्रेंड फॉलो करने की बात कर रहे थे उस समय से कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हर मुद्दे की तह में आप जाके देखिए ना, तो हमको ये लगता है कि परवरिश एक ऐसी चीज है जिस पर काम किया जाना चाहिए। समाज में सबसे ज्यादा कमी इसी चीज की है। हम लाख बात कर लें, हम लाख आपको समझा दें, लेकिन जब आपके ऊपर बीतेगा तो आप वही हथकंडा अपनाएंगे जिससे आपको लगेगा कि हम शॉर्टकट तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये सब बात लाइए। आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं या फिर अपने परिवार के साथ बैठते हैं तो इस चीजों को डिस्कस कीजिए, बताइए उनसे कि इससे किसके का कितना नुकसान हो सकता है। तो अगर हमारी परवरिश ही अच्छी हो जाएगी, अगर हम ये चीज अपने बच्चों से डिस्कस करने लगेंगे तो कितना आसान हो जाएगा ना, आप ही सोचिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट कह रहा है कि आधे से ज्यादा जो रेप केस दर्ज हो रहे हैं वो गलत हैं, और अगर कहीं ना कहीं अगर आधे से ज्यादा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में जो खराबी है उस पर हमें निश्चित तौर से देखना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए, हमारी जो न्यायपालिका है उसको इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। और इसके आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गिरोह हैं जो ये सब सारी चीजें कह रही हैं, अगर ऐसी पाई जाती हैं तो जैसा बड़ा बड़ा हेडलाइन चलता है कि लड़का कोई अगर पकड़ा जाता है वाकई में अगर रेप कर देता है तो जैसे न्यूज हेडलाइंस बन के चलते हैं कि दैत्य है, राक्षस है, रावण है, जो भी चलता है, ऐसे इन गिरोहों के लिए भी हेडलाइन चले। इन लोगों को भी इस तरह से समाज में दिखाया जाए कि नहीं ये महिला ऐसा कर रही है, ये जो गिरोह है पूरा का पूरा है। क्योंकि जब हम दोनों चीजों को सामने लाएंगे तभी ये रुक सकता है। अगर केवल हम एक तौर पे कि नहीं लड़का आरोपी है, लड़के को हम आगे ला देते हैं, तुरंत इस निष्कर्ष पे हमारा मीडिया पहुंच जाता है कि हाँ ये आरोपी है, अभी फैसला आया चाहे नहीं आया। तो ऐसे ही हमें अगर फाल्स हो जाता है उस समय भी मीडिया को आना चाहिए कि हाँ कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। इस चीज को भी तो आगे लाना चाहिए कि अगर मोहित के ऊपर आरोप लगा, माफी मांगना चाहिए। अगर मोहित के ऊपर आरोप आज कोई एक लगा रहा है तो मीडिया ने तो हेडलाइन चला दिया कि इस गांव का निवासी मोहित के ऊपर रेप का आरोप लग गया। उसके बाद से जब अगर कोर्ट हमसे बाइज्जत बरी किया तब तो न्यूज़पेपर वाला नहीं छापा हेडलाइन में कि मोहित को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, फिर हमारी इज्जत कहाँ गया। तो हमारी मीडिया को खास तौर पर इसका ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं बात करना चाहूँगी मानसिकता के बारे में। मानसिकता ना कि सिर्फ महिलाओं बल्कि पुरुष हो सब में होती है पावर प्ले की।
तो ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये पावर प्ले की है, जहाँ पे कोई एक पार्टी जहाँ नीचे होने लगता है, बी इट उसके माता पिता की वजह से या जो भी, वो अपना पावर गेन करने के लिए ऐसे कुछ केस कर देते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही गलत है। सो आई थिंक बचपन से ही ऐसी सीख देनी चाहिए, या अगर ज़मीन का केस है तो उसको रेप का केस नहीं बनाना चाहिए। और ये पावर लेने की जगह आप लॉ में विश्वास रखिए कि वो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है जो रेप नहीं है, तो वो उसको सॉल्व करेगा हमारा लॉ का सिस्टम, ना कि गलत इल्ज़ाम लगाकर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी मुद्दा है जिसे समाज के सामने लाने की ज़रूरत है, तो आप उसे हमारी टीम तक कमेंट सेक्शन, फेसबुक मैसेजेस, इंस्टाग्राम मैसेजेस या ईमेल्स किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे ये हमेशा कहती हूँ, कोई और सुने ना सुने, जनता जंक्शन आपकी बात हमेशा सुनेगी। मैं हूँ सौम्य राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और आप देख रहे हैं बोलना मना है।